नमस्ते। आज हम झारखंड की जीवन रेखाओं यानी वहाँ की नदियों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। बिल्कुल। और झारखंड की कहानी तो खास तौर पर पानी ही लिखता है। ये एक पठारी इलाका है जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं है। बल्कि पूरे लैंडस्केप को, वहाँ के जीवन को आकार देती हैं। सही कहा। और इसी कहानी को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स और मैप्स हैं। हाँ, और ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं बताते, बिल्कुल। बल्कि उनका पूरा सफर दिखाते हैं। कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं और उन पर कौन सी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है छोटा नागपुर के पठार के इस रहस्य को समझना कि कैसे ये एक वाटर टावर की तरह काम करता है। और राज्य की नदियों को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। और देखिए, ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। हम देखेंगे कि ये नदियां कैसे झारखंड की पहचान का हिस्सा हैं। दामोदर जैसी नदी जहां औद्योगिक क्रांति की रीढ़ है, वहीं फल्गु जैसी नदी में आस्था की धारा बहती है। बिल्कुल। ये प्रकृति और प्रगति के बीच एक निरंतर संवाद की कहानी है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर इस संवाद को शुरू करते हैं। सबसे पहली और दिलचस्प बात जो मुझे इन मैप्स को देखकर साफ लगी, वो ये है कि छोटा नागपुर का पठार एक विशाल जल विभाजक है, एक वाटर डिवाइड। हाँ, आप इसे झारखंड की छत समझ सकते हैं। छत, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो सोचिए, इस छत पर जब पानी गिरता है तो कुछ पानी छत की एक ढलान से बहकर एक दिशा में जाता है और कुछ दूसरी ढलान से बहकर दूसरी दिशा में। अच्छा। छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल यही करता है। ये अपनी बनावट के कारण नदियों को दो मुख्य ग्रुप्स में बांट देता है। मतलब कुछ नदियां पठार के उत्तरी हिस्से से निकलकर उत्तर की ओर बहने लगती हैं, गंगा के मैदान की तरफ। और अंत में गंगा में मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ पठार के दक्षिणी हिस्से से निकलने वाली नदियां पूरब या दक्षिण की ओर अपना रास्ता बनाती हैं और सीधे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। यही इस पूरे अफवाह तंत्र की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो झारखंड की ज्यादातर नदियों का पूरा सफर दिमाग में साफ हो जाता है। तो हम अपनी चर्चा को इन्हीं दो ग्रुप्स में बांटकर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। पहले उन नदियों की कहानी सुनते हैं जिन्हें ये पठार पूरब और दक्षिण की ओर, मतलब समुंदर की तरफ भेजता है। ठीक है। और इस समूह में जो सबसे बड़ा नाम है वो है दामोदर नदी का। इसे झारखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं और बंगाल का शोक भी। ये तो एक ही नदी के लिए दो बिल्कुल उल्टे नाम हैं। और यहीं पर इस नदी की पूरी कहानी छिपी है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र से होता है। लातेहार से? जी। और वहां से निकलकर ये झारखंड के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से गुजरती है, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। मतलब जहां सारे बड़े उद्योग हैं। बिल्कुल। इन इलाकों में मौजूद कोयला खदानों, स्टील प्लांट्स और कारखानों को पानी इसी नदी से मिलता है। इसने इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा दी, विकास दिया। इसीलिए ये जीवन रेखा कहलाई। अच्छा, तो ये तो हुई जीवन रेखा की बात। लेकिन फिर बंगाल का शोक क्यों? बंगाल पहुंचते पहुंचते ऐसा क्या हो जाता था? देखिए, पठार से नीचे उतरते हुए ये अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद मतलब सिल्ट लेकर आती थी। जैसे ही ये पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में घुसती थी, इसका बहाव धीमा हो जाता था और सारी गाद नदी के तल में जमने लगती। इससे नदी उथली हो जाती होगी। बिल्कुल। और जरा सी बारिश में भी इसका पानी किनारों को तोड़कर दूर दूर तक फैल जाता था। हर साल भयंकर बाढ़। इसने दशकों तक बंगाल में तबाही मचाई। इसीलिए ये शोक बन गई। और हमारे स्रोतों में इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। लात खाली की दमदार है। हाँ, यानी उद्गम लातेहार से और मुहाना हुगली खाली के पास। तो इसी शोक को काबू करने के लिए दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसीआई है ना, 1948 में। हाँ, और ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था। सोचिए, देश को आजाद हुए बस 1 साल हुआ था और हम दुनिया की सबसे आधुनिक परियोजनाओं में से एक को अपना रहे थे। बिल्कुल। अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर। डीवीसी सिर्फ बाढ़ रोकने का एक उपाय नहीं था, ये एक नए आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के निर्माण का प्रतीक था। ये नेहरू युग की सोच थी कि विज्ञान और तकनीक से हम प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों को भी विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन क्या इतनी बड़ी परियोजनाओं का कोई दूसरा पहलू भी था? मतलब पर्यावरण या स्थानीय लोगों पर इसकी कुछ नकारात्मक असर? स्रोत इस पर सीधे तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन ये एक बहुत जायज सवाल है। जब भी इतने बड़े बांध बनते हैं तो एक बड़ा इलाका डूब जाता है, हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जंगलों और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचता है।
उस समय डीडीसी को विकास के एक चमत्कार के रूप में देखा गया, लेकिन आज जब हम ऐसी किसी परियोजना के बारे में सोचते हैं तो विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन उसकी योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और डीवीसी का मतलब सिर्फ एक बांध नहीं था, ये तो कई बांधों की एक पूरी चेन थी। बिल्कुल, और हर बांध का अपना एक खास मकसद था। जैसे दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बने तिलैया और मैथन बांध, इनका क्या काम था? ये मुख्य रूप से पनबिजली बनाने और बाढ़ के शुरुआती झटके को रोकने के लिए थे, जबकि दामोदर की मुख्य धारा पर बना पंचेत बांध एक बहुत बड़ा रिजर्वायर था जो पानी के बहाव को कंट्रोल करता था। तो ये एक मल्टीपर्पस योजना थी। हाँ, एक तीर से कई निशाने, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए नहरें, बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए पानी। चलिए अब आते हैं समूह की दूसरी बड़ी नदी पर, स्वर्ण रेखा, सोने की नदी। क्या इसमें सच में सोना मिलता था? हाँ, सोने वाली बात एक किंवदंती की तरह है। कहते हैं कि प्राचीन काल में इसकी रेत में सोने के बहुत महीन कण पाए जाते थे। अच्छा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता यह है कि यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती। मतलब ये किसी की सहायक नदी नहीं बनती? नहीं, ये स्वतंत्र रूप से अपना करीब 300-400 किलोमीटर का सफर तय करके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तो सच में अनूठी बात है, पर ऐसा क्यों? इसका कारण छोटा नागपुर पठार की खास ढलान और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। स्वर्ण रेखा जिस रास्ते से बहती है वो इसे एक सीधा और स्वतंत्र रास्ता देता है जो इसे किसी दूसरी बड़ी नदी प्रणाली में मिलने से रोकता है। ये अपना रास्ता खुद बनाती है समंदर तक। बिल्कुल, और इसी सफर में ये झारखंड के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है जो लगभग 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। चलिए इस समूह की कुछ और नदियों पर भी नजर डालते हैं, जैसे कि मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी भी कहते हैं, देवघर के पास त्रिकुट पर्वत से निकलती है। इसकी खास बात यह है कि यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य मतलब इसके निचले हिस्सों में नाव चल सकती है। और इसी पर दुमका के पास प्रसिद्ध मसांजोर बांध बना है। हाँ, मसांजोर बांध, जिसे कनाडा बांध भी कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 1950 के दशक में इसके निर्माण के लिए कनाडा सरकार ने वित्तीय सहायता दी थी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। हाँ बिल्कुल, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक जॉइंट परियोजना है। और दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के बारे में क्या? इनका सफर भी काफी दिलचस्प लगता है। बहुत दिलचस्प। दक्षिणी कोयल रांची के नगड़ी से निकलती है, लगभग उसी जगह से जहां से स्वर्ण रेखा। और शंख नदी गुमला के चैनपुर से। और ये दोनों झारखंड में अलग अलग बहती हैं, लेकिन आगे जाकर ओडिशा में मिल जाती हैं, और इनके संगम के बाद नदी का नाम ही बदल जाता है। सच में? क्या नाम हो जाता है? वहां से ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। वाह, मतलब दो अलग अलग नदियां मिलकर एक नई नदी को जन्म देती हैं, एक नई पहचान के साथ। बिल्कुल, प्रकृति का अद्भुत संगम। और शंख नदी पर ही सदनी घाघ जलप्रपात भी है। तो ये थी कहानी उन नदियों की जिन्हें छोटा नागपुर के पठार ने पूरब की ओर समंदर की तरफ भेजा। हाँ, लेकिन इसी पठार की दूसरी ढलान से एक और कहानी शुरू होती है। ये उन नदियों की कहानी है जो उत्तर की ओर बढ़ती हैं गंगा में मिलने के लिए। और इनमें सबसे बड़ा नाम है सोन नदी का। सोन नदी। हाँ, और सोन नदी की कहानी थोड़ी अलग है। ये झारखंड में पैदा नहीं होती जी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। अच्छा, अमरकंटक से, जहां से नर्मदा भी निकलती है? बिल्कुल वहीं से। इसे प्राचीन काल में सोनभद्र या हिरण्यवहा भी कहते थे, और इन दोनों नामों का संबंध भी सोने से ही है। तो ये झारखंड में कहां से होकर बहती है? ये झारखंड में गढ़वा और पलामू जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरती है। फिर ये बिहार में जाकर पटना के पास सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। और झारखंड में इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है उत्तरी कोयल। जी हाँ, उत्तरी कोयल। एक मिनट, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मतलब झारखंड का सबसे ऊंचा झरना वो गंगा की सहायक सोन, और सोन की भी सहायक उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी पर है। ये तो बड़ी छुपी हुई बात है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग, मतलब पिस्का के पास से निकलती है। और इसकी भी अपनी सहायक नदियां हैं। हाँ, 3 प्रमुख हैं, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोधा फॉल्स, वो इसी बूढ़ा नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 फीट से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे शानदार प्राकृतिक अजूबे मुख्य धारा से हटकर छुपी हुई जगहों पर मिलते हैं। और इसे याद करने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक भी दी है स्रोतों में।
बूढ़े की लात से औरंगजेब खिसका, अब अमन पे खतरा नहीं। हाँ, इससे बूढ़ा, औरंगा और अमानत तीनों सहायक नदियां याद हो जाती हैं। ये ट्रिक्स काफी काम आती हैं। बिल्कुल। इस उत्तरी समूह में पुनपुन, फल्गु और सकरी जैसी नदियां भी हैं। इनमें से कुछ बहुत पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन एक नदी अपने खास अवगुण के लिए बदनाम भी है। हाँ, पुनपुन को एक पवित्र नदी माना जाता है। फल्गु नदी का तो बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। ये असल में निरंजना और मोहना नाम की दो धाराओं के संगम से बनती है। और ये गया में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, तब इसे निरंजना कहते थे। और सकरी नदी क्यों बदनाम है? नदी का रास्ता बदलना ये होता क्यों है? देखिए, सकरी जैसी नदियां ठीक बिहार की कोसी की तरह अपने साथ पहाड़ों से बहुत ज्यादा गाद यानी सिल्ट लेकर आती हैं। हाँ। जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो इनकी रफ्तार कम हो जाती है और ये गाद इनके अपने ही रास्ते में जमा होने लगती है। तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। एक तरह से हाँ, और फिर पानी को बहने के लिए एक नया निचला रास्ता खोजना पड़ता है। इसीलिए ये अचानक अपना मार्ग बदल लेती है और बाढ़ का कारण बनती है। तो हमने नदियों के दो बड़े समूहों को समझ लिया। अब सवाल ये है कि ये सब आम जीवन से कैसे जुड़ता है? कौन से बड़े शहर इन नदियों के किनारे बसे हैं? ये कनेक्शन बहुत सीधा और गहरा है। झारखंड का पूरा औद्योगिक और शहरी विकास इन नदियों से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग। बिल्कुल, ये शहर कोई संयोग से वहां नहीं बसा। दोराबजी टाटा ने बहुत सोच समझकर स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के संगम की जगह को चुना था। पानी की जरूरत के लिए? हाँ, टाटा स्टील प्लांट को चलाने के लिए जिस विशाल मात्रा में पानी की जरूरत थी, वो इन दो नदियों से पूरी होती थी। और बाकी औद्योगिक शहर जैसे धनबाद और बोकारो? धनबाद और बोकारो दामोदर नदी के बेसिन में है। यहाँ भी कोई संयोग नहीं है। कैसे? इस पूरे क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा गोंडवाना कोयला भंडार है। तो एक तरफ जमीन के नीचे कोयला था यानी ऊर्जा, और जमीन के ऊपर दामोदर का पानी था। अच्छा, स्टील प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के लिए ये दोनों चीजें अनिवार्य हैं। बिल्कुल, पानी और कोयले के इसी संगम ने इस क्षेत्र को भारत का औद्योगिक हृदय स्थल बना दिया। और राजधानी रांची? राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के बेसिन में ही आती है। शहर को पानी की आपूर्ति इसी नदी प्रणाली से होती है। और मेदिनीनगर, जो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, वो उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा है। तो चाहे उद्योग हो, कृषि हो या पीने का पानी, झारखंड का हर बड़ा शहर अपनी जीवन रेखा के लिए किसी न किसी नदी पर निर्भर है। बिल्कुल। तो आज हमने झारखंड के नदी तंत्र की एक विस्तृत तस्वीर देखी। हमने समझा कि कैसे छोटा नागपुर का पठार एक महान जल विभाजक की तरह काम करता है। हमने दामोदर के शोक से जीवन रेखा बनने की कहानी सुनी, स्वर्णरेखा के समंदर तक के अनूठे सफर को जाना और उत्तरी कोयल की एक छोटी सी सहायक नदी पर बने राज्य के सबसे ऊंचे झरने के रहस्य को भी उजागर किया। निष्कर्ष यही है कि झारखंड की नदियां केवल भूगोल की रेखाएं नहीं हैं। वे राज्य की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं, जैसा दामोदर के मामले में दिखता है। वे संस्कृति और आस्था का प्रवाह है, जैसा फल्गु नदी दिखाती है। और वे प्रकृति के अनमोल सौंदर्य का स्रोत हैं, जैसा स्वर्णरेखा और बूढ़ा घाघ के झरने साबित करते हैं। ये वाकई में प्रकृति और प्रगति का एक अनूठा संगम है। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी 1948 में अमेरिका के एक मॉडल पर बनाई गई थी। हाँ, उस समय की इंजीनियरिंग और राष्ट्र निर्माण की एक बहुत बड़ी और आधुनिक सोच का नतीजा थी, निश्चित रूप से। तो जरा सोचिए, अगर आज के समय में 2026 में इतनी ही बड़ी किसी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को डिजाइन करना होता, तो उसकी योजना और प्राथमिकताओं में तब से लेकर आज तक क्या बड़े फर्क होते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आज हम विस्थापन, पारिस्थितिकी संतुलन, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों जैसे मुद्दों को उस योजना में किस तरह शामिल करते? क्या आज भी हम वैसा ही बांध बनाते जैसा 75 साल पहले बना था?